छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ पर बात होती है अध्यात्म की, धर्म की, संस्कृति की, लेकिन इससे लाखों दूर छठ पर सियासत हो रही है। हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, छठ पर दिल्ली में जो सियासत हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सोचिए कितना दुखद है। हम सब अभी तक इस उम्र तक पहुंच गए, हर छठ पे हम लोग छठ माई का गीत सुनते थे, हम लोग घाट साफ करने की तैयारी करते थे, हम लोग नदियों को साफ करते थे, हम माँ के लिए, दीदी के लिए, भाभी के लिए वो अपने छठ पे गोबर लीपते थे। पहली बार ऐसा हुआ है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो 7 साल में इतने कठोर हो गए छठ को लेकर कि आज छठ कैसे होगी, कैसे मनेगी, कैसे पानी साफ होगा, कैसे सुविधा होगी, कैसे उनके टेंट बनेंगे, इस पे चर्चा हो रही है कि क्यों नहीं बना, क्यों नहीं मिला। तो ये हमारे लिए भी उतना ही आश्चर्य का विषय है। अब चूंकि उन्होंने तो आस्था को पूरी तरह से कुचलने का कोशिश किया था, पूरे छठ के प्रतिबंध लगाकर छठ व्रती सड़कों पे आए, हम सब सड़कों पे आए, प्रतिबंध हटा, सरकार झुकी अरविंद केजरीवाल की, लेकिन उसमें एक लेगुना लगा दिया कि नदी पे नहीं जाना है। अब पता चल रहा है कि नदी इतनी गंदी हो गई है कि उसको मीडिया देख न ले। आज आप भी चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए कि वो दृश्य दिखा है। तब मैं समझता हूँ कि अब इसका फैसला 2 ही लोगों के हाथ में है। एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो लें, और दूसरा दिल्ली की जनता ऐसे आस्था विरोधी, संस्कृति विरोधी लोगों को वो खुद ही विचार करे कि इन लोगों को कैसे सजा देनी चाहिए। मनोज जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है, लेकिन जो भी पार्टी होती है वो जनता के लिए काम करती है। जनता का कहना है कि कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है। केंद्र ने भी यमुना एक्शन प्लान चलाया था, उसका क्या हुआ? आप देखिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जो भी नदियां हैं, गंगा है, उन्हें साफ करने का। दोनों के पास ऑप्शंस थे, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, और आखिर में उसी मैली यमुना में आकर जनता को, व्रतियों को, छठ व्रतियों को पवित्रता के त्योहार में भी मैले पानी में डुबकी लगानी पड़ी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब केंद्र ने कोशिश की, हरियाणा में कैसे जमुना जी साफ हो गई, उत्तर प्रदेश में दिल्ली का 5-6 किलोमीटर छोड़ दीजिए तो उसके बाद जमुना जी कैसे साफ है। ये पूरे 1700 किलोमीटर में मात्र ये 40 किलोमीटर का चंक ही क्यों गंदा है? सिर्फ दिल्ली में ही जमुना जी क्यों गंदी हैं? ये सवाल का जवाब तो उसी को देना पड़ेगा जो चुनी हुई सरकार है, जिसके पास 70,000 करोड़ का बजट है, जिसके पास यमुना एक्शन को एग्जीक्यूट करने का अधिकार है। हम तो विपक्ष में है ना, हम तो उस दुर्दशा को दिखा सकते हैं, आपसे बता सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, और हम ये कर रहे हैं लगातार। हमें बड़ी आशा जगी थी जब 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद कि हम 5 साल में ऐसी यमुना जी बनाएंगे कि लोगों के साथ डुबकियां लगाएंगे। लेकिन तब वो ना डुबकियां लगाएंगे कहते कहते हंस पड़े थे। हम उसको नहीं समझ पाए, दिल्ली के लोग नहीं समझ पाए कि ये छल क्या है। आज दिखाई दे रहा है। तो मैं तो इसको राजनीति का विषय ही नहीं है, ये दिल्ली के जीवन का विषय है, और दिल्ली के जीवन के साथ, क्योंकि वही पानी पिया जाता है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने खिलवाड़ किया है। आपने कल खुद आप कालिंदी कुंज गए थे और देखा था कि यमुना कितनी मैली है। क्या नहीं लगता कि उस मैले पानी में अगर जो व्रती हैं वो डुबकी लगाएंगे तो कई सारी बीमारियां उन्हें हो सकती हैं? एक नेता होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, अगर उनसे ये भी अपील की जाए कि उस मैले पानी में डुबकी ना लगाएं, क्योंकि वही आप जानते हैं, क्योंकि आप तो पूर्वांचलियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, उस जल को जब वो घर लेकर जाएंगे, प्रसाद पर छिड़केंगे तो बीमारियाँ भी हो सकती हैं। आपने बड़ा अच्छा विषय रखा, लेकिन दुख की बात है कि जहाँ जमुना इतनी गंदी हो गई हैं, वहाँ तो आने जाने की कोई मनाही नहीं थी। कल आप लोग भी गए होंगे, हम भी गए थे, और जो डुबकी लगाने गए वो भी गए। और जहाँ सोनिया विहार के ऊपर साफ यमुना जी हैं, जो हरियाणा से कनेक्ट होता है, वहाँ पे तारबंदी की हुई है, वहाँ पे बैरिकेड लगाया हुआ है। ये क्या दिल्ली सरकार की नीयत है?
तभी जुबान में आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ये राजनीति कर रही है। ये राजनीति है कहाँ? अगर हम जमुना जी की गंदगी को उजागर कर रहे हैं तो ये राजनीति है, ये तो जीवन नीति है। और अगर वो जीवन के दुश्मन है तो दिल्ली के लोग डिसाइड करेंगे कि ये और कितने दिन चलने चाहिए। चलिए, तो बहुत सारी बातें हमारे साथ मनोज तिवारी जी ने की, लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि आम जनता जब बात करती है छठ की तो आम जनता की ये समस्याएं जो हैं, जो लगातार उठती हैं कि आखिर कैसे मैले पानी में वो डुबकी लगा लें छठ के पर्व पर, ये तमाम बातें जो हैं वो लगातार उठती रही हैं। इन सब पर हमारे साथ जुड़े थे मनोज तिवारी जी। दिल्ली से कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जिस रथ यात्रा पर निकले हैं, उनकी रथ यात्रा आज पूर्वांचल की रुख की है। गौरतलब है कि लखनऊ से चलकर बाबा विश्वनाथ की नगरी और बीच में अयोध्या का दर्शन भी करेंगे। शिवपाल को ये पता है कि पूर्वांचल एक बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार पूर्वांचल के लोग लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो जिस तरह से वहां पर सीरियसनेस दिखा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने में 3 बार प्रधानमंत्री पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल सिंह यादव का पूर्वांचल दौरे में क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को आगे बढ़त मिल सकती है और क्या इनकी पार्टी 2022 चुनाव में कोई नया निष्कर्ष निकाल पाती है। राजपेश के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। अखिलेश यादव के निशाने पर आज चुनाव आयोग था। दरअसल चुनाव आयोग अब तक मतदाता सूची में जोड़े गए या काटे गए नामों की एक लिस्ट राजनीतिक दलों को दिया करता था, लेकिन इस बार अब तक उसने ऐसा नहीं किया है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन समय रहते ये काम नहीं करता है तो वो खुद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने धरने पर बैठेंगे। विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल कानपुर में आगमन है। वो सुबह 9:30 बजे किसी विश्वविद्यालय में हेलीपैड पर उतरेंगे। उसके बाद गुरुदेव पैलेस के पास जो मेट्रो डिपो बना हुआ है, यहाँ पर वो मेट्रो ट्रायल की तैयारी देखेंगे और यहाँ वो हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद नगर निगम इंस्टीगेट सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और कहीं ना कहीं कानपुर की जीका वायरस जो फैला हुआ है उसकी भी तैयारियां देखेंगे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से वार्ता करेंगे कि उसको कैसे निपटाया जाए और उससे कैसे निजात दिलाई जाए कानपुर को। मैं रवीश वर्मा, न्यूज़ इंडिया, कानपुर। 22 नवंबर को राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत का आयोजन होगा। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित इस किसान महापंचायत में राकेश टिकैत खुद मौजूद होंगे। राकेश टिकैत ने इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अब पूर्वांचल में भी किसानों का आंदोलन तेज किया जाएगा। किसानों की मांग है कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं। राकेश टिकैत का कहना है कि ये आंदोलन सरकार के खिलाफ आखिरी कील साबित होगा। नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। एमएसपी पर बाजरे की खरीद हो, इसी मांग को लेकर आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में किसान धरने पर बैठ गए हैं। शहीद स्मारक पर रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान पूरे राजस्थान से आए और यहां पर धरने पर बैठ गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामपाल जाट जी है। रामपाल जी, किस तरह से आपका आज का धरना है और क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है? अभी सरकार द्वारा जिन उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है उनमें से बाजरा जैसी फसल का तो खरीद ही शुरू नहीं कर रही सरकार। इतना ही नहीं, मूंग जैसी उपज उनका खरीदेगी कुल उत्पादन से 25%, यानी उनको 75% उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि से बाहर कर दिया। इतना ही क्यों कहें, इससे ज़्यादा हम जो खेती करना चाहते हैं उस खेती के लिए डीएपी नहीं, यूरिया नहीं, और जो फसलें बेमौसम बरसात से, अनावृष्टि से, अतिवृष्टि से खराब हो गई, जिनका प्रीमियम लिया उनका क्लेम नहीं, सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं। तो ऐसी स्थिति में किसान करे तो करे, जाए तो जाए कहाँ। इसलिए किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए यहाँ तक आना पड़ा, अपने अपने गांव छोड़कर यहाँ तक आना पड़ा। अनेक जिलों के किसान आए हैं। तो हम ये चाहेंगे सरकार की संवेदना जगे, किसानों को उनकी उपजों के दाम मिले। और हम तो 28 नवंबर 2020 से तो लगातार लड़ रहे हैं। इसके पहले 2010 से दूधों में ये लड़ाई शुरू हुई।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो इसकी, वो पूरे देश की लड़ाई बन गई। ये लड़ाइयाँ किसान लड़ रहे हैं, इनके लिए किसानों को लड़ाई की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को कहना चाहिए था, किसानों तुम कमाई करो, तुम्हें लड़ाई की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये कहना तो दूर, सरकार किसानों को भी धकेल रही है लड़ाई की ओर। अब बिल्कुल ये थे रामपाल जाट जो बता रहे हैं कि और भी किसान हैं। भाई सब बताएं। हाँ, हम श्री माधोपुर से आए। श्री माधोपुर मंडी के अंदर मिली भगती के कारण से 1300 रुपये में किसानों का बाजरा लूटा जा रहा है। सफ़ेद जग बाजरा, जो बेचारे कड़ी मेहनत से बाजरा कमाया था, ये सारी मिली भगती। MP हमारा दिल्ली का है और मुख्यमंत्री या MLA सब 200 बैठते हैं, पर किसानों की जब वोट लेने के लिए आते हैं तब तो अच्छे अच्छे वादे करते हैं, अच्छे अच्छे बात करते हैं। 1300 रुपये में किसान का खून पसीना माधोपुर, श्री माधोपुर शेखर जिला का जो मंडी है उसमें मिली भगती के कारण, सरकार की मिली भगती के कारण लूटा जा रहा है साहब। तो ये थे राजस्थान के किसान जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उचित मूल्य इनको नहीं मिल रहा है। कहा है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जो बात है उनके तक रखेंगे, प्यार से मानते तो ठीक है, नहीं लड़ाई लड़ने के लिए भी राजस्थान के किसान है पूरी तरह से तैयार है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। राजस्थान के अंदर बेरोजगार लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। 1 महीने से अधिक हो चुका है और अभी भी इनकी मांगे नहीं मानी गई है। ऐसे में अब राजस्थान के बेरोजगार यूपी कूच करने वाले हैं और प्रियंका गांधी से मिलेंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे। किस तरह से आप कल यूपी जाने वाले हैं, क्या कुछ रहने वाला है? राजस्थान सरकार गहलोत आपकी नहीं सुन रहे तो आप प्रियंका गांधी के पास जाएंगे? आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर दिया है। 50 सदस्य प्रतिनिधिमंडल कल उत्तर प्रदेश के लिए कूच करेगा। 11 तारीख को हमारा प्रतिनिधिमंडल पहुंच जाएगा। वहाँ जो हमारे 1000 लोग जो 24 नवंबर को जाएंगे, उनके रहने की व्यवस्था कहाँ रहेंगे, कहाँ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी की रैलियों का विरोध किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, पर्चे बांटे जाएंगे, LED और प्रोजेक्टर के ऊपर जो हमसे समझौता हुआ 23 फरवरी को, जो हमारा अनशन तुड़वाया गया और जो वादे हुए राहुल गांधी जी से मिलकर जो समर्थन दिया, सारी चीज़ें बाकी जनता को दिखाया जाएगा। यदि सरकार हमारी मांगे मानती है तो आंदोलन को, अभियान को हम रोक लेंगे, अन्यथा आर पार की लड़ाई होगी। उत्तर प्रदेश में बड़ा धमाका होगा। हम खुली चेतावनी सरकार को लगातार दे रहे हैं कि आप हमारी मांगों के मानोगे तो आंदोलन समाप्त कर दें। हमारी राज्य सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई हमारी मांगों को लेकर। मांगे पूरी होती है तो हम पीछे हट जाएंगे, अन्यथा हम पीछे नहीं हटेंगे। पिछली बार जब हम उत्तर प्रदेश गए, हमारे पर लाठियां चली, हमारे साथियों को सिर फूटे, तभी भी हम पीछे नहीं हटे थे। इस बार चाहे गोलियां चले, कुछ भी चले, हम पीछे नहीं हटेंगे। आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, जिसका नजारा आपको 11 तारीख से देखने को मिल जाएगा। और किस तरह की मांगे हैं राजस्थान के बेरोजगारों की? देखो, जो लंबित भर्तियां हैं वो पूरी हो, नई भर्तियां निकाली जाए, 12 राज्यों का कोटा समाप्त हो, जो अध्यादेश जल्द से जल्द लाया जाए, मुकदमे दर्ज वापस लिए जाए। जिस प्रकार जो विशेष शिक्षक दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए विशेष शिक्षकों की मांग है कि 5000 पदों पर विशेष शिक्षक पदों की भर्ती की जाए, PTI भर्ती निकाली जाए जो 5000 पदों की मांग कर रहे हैं। वही प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो 2018 की चिकित्सा की 1534 पे, तो उसकी सूची जारी की जाए। स्कूल व्याख्याता में 600 निवासी पद कम कर दिए गए, वो जोड़ जाए। शिक्षक भर्ती 2012 का मामला है। पंचायत राज LDC है, पंचायत राज JN है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, टेक्निकल हेल्पर है, और भी तमाम जो मांगों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। तो लंबित के साथ साथ नई भर्तियों के साथ साथ 12 राज्यों का कोटा समाप्त। तो 21 सूत्रीय मांगों को लेकर 27 दिन से आंदोलन जारी है। हालांकि 7-8 मांगे हमारी पूरी हो चुकी है, बाकी मांगों के लिए हमारा आंदोलन जारी है। सरकार मांगे नहीं मानती है तो आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे इस बार। ठीक है, ये तो राजस्थान बेरोजगार के नेता उपेंद्र यादव जो बता रहे थे कि यूपी जाएंगे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस की जो रैली है उसका विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। कह रहे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रहा। आज यहाँ CM पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल मेजर जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा तमाम पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया और उन शहीद परिवारजनों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने राज्य स्थापना के लिए अपनी शहादत दी। और उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के द्वारा शक्ति प्रदर्शन भी किया गया और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यहाँ ट्रैफिक परेड के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत करने पर राष्ट्रीय धुन बजेगी। आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन, कृपया सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। 21 वर्ष उत्तराखंड को हो गए हैं और 2025 तक उत्तराखंड वयस्क हो जाएगा। तो CM ने 2025 तक उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को 7 दिन तक मनाने के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित प्रताप सिंह। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां अब एकदम पूरी हो चुकी हैं। अगर कार्यक्रम की बात करें तो सुबह
9:55 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यहाँ पर मंच पर पहुँचेंगे और उसके बाद ठीक उनके 5 मिनट के बाद उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुँचेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू और उत्तराखंड मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य मौजूद होंगे। साथ में अधिकांश विधायक मौजूद रहेंगे और आज ही के दिन उत्तराखंड पुलिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तमाम पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड स्थापना में जिन्होंने अपनी शहादत दी उन शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित किया जाएगा। और ये तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण पर है और राष्ट्रीय पर्व की तरह उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को मनाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि 21 साल का उत्तराखंड हो गया है। आज ही के दिन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड अलग राज्य बना था और शहीदों का सपना साकार हुआ था। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। आज का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज यानी 9 नवंबर सन 2000 को एक बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का गठन किया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है। आज पूरा राज्य उत्तराखंड का स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह से मना रहा है। धामी सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थापना दिवस में कोई भी कसर न रहे। हालांकि इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा के कार्यालय पर। यहां भी पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यालय को सजाया गया है और लोगों के आने का सिलसिला भी थोड़ी देर में जारी हो जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ संजय पुंडी, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। लगातार ही देश भर में किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी जो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए। इनसे बात करते हैं क्या इनके मुद्दे हैं और किन को लेकर सड़कों पर उतरे आए हैं। जी, क्या मुद्दे हैं आज आपके जो जिलाधिकारी? आज मोस्टली लोकल की मांगे थी, जिसमें 8-10 हमने मांगे रखी है हमारे पास। जो आज का टाइम लिया गया था, ये हमें DM साहब को ज्ञापन देना था केवल। यह है कि पुलिस प्रशासन रास्ते में रोक रहा, जबरदस्ती से रुकने वाले तो किसान है नहीं। चाहे इनकी जान चली जा, चाहे इन पर लाठी चार्ज हो जा, चाहे इनको गोला बारूद चल जा, चाहे इनको पानी की बौछारें चल जा, किसान बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। उसी को लेकर आज हम भी रास्ते में रोका गया प्रशासन द्वारा, लेकिन हमने रुकने से बिल्कुल इनकार कर दिया और हम सब लोग यहाँ DM कार्यालय भी पहुँचे। तो हमारी इनमें कुछ मुख्य मांगे हैं जिन्हें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गन्ना मिल है, उत्तराखंड के गन्ना मिल है, उन्होंने 3 साल का गन्ना बकाया भुगतान आज तक नहीं किया, तो वो भी हमारी एक मुख्य मांग है। दूसरा, उत्तराखंड जो गन्ना मिल है, वो जो यूपी से टच मिल है, वो सारे यूपी का गन्ना मंगाते हैं और वो क्या करते हैं कि वहाँ रोड जाम रहता है और यहाँ लोकल वालों को गन्ना खरीदने से बिल्कुल मना कर देते हैं। उन्हें उनकी लाइन लगानी पड़ती है, उस पर रोक लगाई जाए, ये भी हमारी मांग है। डेंगू बुखार आप सब लोगों को पता है आजकल प्रभावी कितना, और हर गाँव में जाकर देखो कहीं कहीं से लोग बीमार पड़े, अस्पतालों में जगह नहीं रही। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? आज तक कुछ भी नहीं किया। तो डेंगू की भी हमारी एक रोकथाम के लिए ये मांग है आज के इसमें। राशन डीलरों का भी आपको पता है अवैध उगाई चल रही है। राशन डीलरों की हमारी मांग रखी है कि उनकी जांच जिला स्तरीय होनी, जांच होनी चाहिए। और उत्तराखंड में एक मुख्य मांग ये है कि उत्तराखंड में जो भी नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जहाँ भी बन रहे हैं, उन सब में किसानों को बराबर मुआवजा दिया जाए, सबको समान मुआवजा दिया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे का क्या कदम उठाएंगे? देखो, आज तो हम ज्ञापन देना है केवल, आगे का ये होगा कि पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। आज तो केवल एक तहसील से लोग आए हैं और हम जगह जगह चक्का जाम करेंगे